नमस्कार, आप देख रहे हैं H1 न्यूज। मैं हूं आपके साथ पूजा सिंह। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और पदोन्नति बोर्ड ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 के लिए अधिसूचना जारी की है और इस बार ये भर्ती 32,679 सिपाही पदों पर होनी है। वहीं इस अधिसूचना के बाद सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने विरोध भी किया है। अभ्यर्थी सरकार से आयु सीमा में 3 साल की छूट देने की मांग कर रहे हैं। यूपी पुलिस में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा 18 साल से लेकर 32 साल निर्धारित की गई है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए ये आयु सीमा 18 साल से 27 साल की गई है। वहीं सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के मुताबिक भर्ती में देरी हुई है, यानी कि भर्तियां काफी देर से निकली हैं, इसीलिए कई योग्य उम्मीदवार ओवर एज हो चुके हैं और वो इसमें एलिजिबल नहीं है और उन्हें इसीलिए इसके लिए 3 साल की छूट देने की जरूरत है। वहीं देवरिया सदर के विधायक डॉक्टर शलभमणि त्रिपाठी ने भी उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली भर्तियों में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट देने की मांग की है। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी खत लिखकर उनसे कहा है कि इस पर विचार करें। लेकिन वहीं अगर दूसरी बात हम करते हैं समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी के प्रमुख जो है अखिलेश यादव, वो ये कहते हैं कि जो भर्तियां हो रही हैं उसमें पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, दलित है, उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, उनके साथ अन्याय हो रहा है। अब ये अगड़े और पिछड़ों की राजनीति है। आने वाले चुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव हो या फिर बात करें हम विधानसभा चुनावों की, वो दोनों ही उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। अब देखना होगा कि अगड़े और पिछड़ों के बीच में बीजेपी पटरी कैसे बिठाती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, अवधेश उपाध्याय जी। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर निखिल खत्री जी हमारे साथ हैं। इसके अलावा शशि पांडे जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले मैं शशि पांडे जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से हम यहाँ अगड़े और पिछड़ों की राजनीति देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, एक तरफ तो भर्तियों के अंदर कहा जा रहा है कि जो सामान्य वर्ग है, सामान्य वर्ग के लिए जो उम्र की सीमा है उसे बढ़ाया जाए। वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है कि भर्तियों में जो ओबीसी है, पिछड़ा है, उनके साथ जो है गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है। ये कैसी राजनीति चल रही है, ये किस तरीके से चीजें सामने आ रही है, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए प्लीज। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगी कि देखिए, पार्टियां जो भी हैं, पर सबसे पहले वो बच्चों का भविष्य सोच करके ही जो भी अपने विचार रख रही है, जो भी डिसीजन सरकार से चाहती हैं वो रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो है वो हमारे जो युवाओं का भविष्य है, वो देश के भविष्य है। और बहुत समय बाद ये भर्तियां आई हुई हैं, तो निश्चित रूप से जो उस समय के बच्चे रहे होंगे वो ओवर एज हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनके भविष्य के और उनकी रोजगार को देखते हुए, उनके रोजगार का की उनकी भलाई देखते हुए हमें ये डिसीजन लेना चाहिए और वैसा ही समर्थन करना चाहिए। और मैं कह रही हूँ कि रोजगार में जो कहेंगे कि रोजगार को लेकर के अगर कहा जाए तो उसमें उम्र सीमा नहीं रखनी चाहिए कि आप उसमें भी आप वर्ग देखेंगे, आर्थिक रूप से आप वर्ग देखिए और चीजों में उनको सहायता दीजिए, आरक्षण लगा ही हुआ है। लेकिन जब ऐसी भर्तियां निकलती है तो कम से कम सामान्य वर्ग में, कम से कम अपने वर्ग में ही तो उनको उम्र सीमा जो है वो मिलेगी, वो कहीं और किसी कैटेगरी में तो जा नहीं रहे। तो जो सामान्य वर्ग का जो युवा है उसको अपने ही वर्ग में उम्र सीमा बढ़ाने की बात है, तो इससे कहीं ना कहीं बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा और युवाओं के रोजगार में, और जो एक बहुत बड़ा तबका है जो ओवर एज हो चुका है उसको बहुत सहूलियत होगी रोजगार के लिए, क्योंकि वैसे ही रोजगार के लिए पता है कि हमारे युवा बहुत भटक रहे हैं और बहुत टाइम टाइम बाद भर्तियां आती हैं। तो निश्चित रूप से ये उनके लिए बहुत राहत की बात होगी अगर उनके लिए भी उम्र सीमा बढ़ाई जाए। जी, डॉक्टर निखिल खत्री जी, आपसे जानना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी को कैसे लग रहा है कि इन भर्तियों के अंदर ओबीसी है, दलित वर्ग है, पिछड़े वर्ग हैं, उनके साथ किसी तरह की नाइंसाफी हो रही है, जैसे अखिलेश जी बोल रहे हैं? सबसे पहले मैं MS1 का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिसने इतना अहम मुद्दा उठाया है। और अपनी बात शुरू करने से पहले जो छात्र एक नारा दे रहे हैं, मैं इस तानाशाही बीजेपी सरकार के लिए मैं एक वो नारे के साथ अपनी बात शुरुआत करना चाहता हूं कि निकलो बाहर मकान से, जन लड़ो, जन लड़ो इस अन्याय से। सभी आज के समय पे क्या स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं कि निकलो बाहर मकान से और जंग लड़ो अन्याय से। और दूसरी बात, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बात बोली है कि कैसे कि सभी समाज का इसमें अन्याय हो रहा है।
खाली एक पिछड़ों की बात नहीं है। माननीय अखिलेश यादव जी का आपने भाषण सुना होगा तो उन्होंने ये बोला कि कैसे स्टूडेंट्स के खिलाफ ये बीजेपी कैसे अन्याय कर रही है। आप एक बात बताइए, ये भर्ती कितने सालों बाद आई है? कम से कम 7 सालों बाद भर्ती आई है और अभी भी सरकार सो रही है। कम से कम ट्विटर पर कम से कम मैं आपको बता दूं ऑन नोटेड 11 लाख ट्वीट्स हुए हैं। यूपीपी एज इलेक्शन से 11 लाख ट्वीट्स हुए हैं, उसके बाद अभी भी सरकार सो रही है। तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तो ये बोला है कि स्टूडेंट्स के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी एज को लेकर अन्याय हो रहा है। आप बताइए इस सरकार ने क्या किया? 22 साल की 27 साल की इन्होंने एज रिलैक्सेशन अभी तक 3 साल की एज रिलैक्सेशन इन्होंने अभी तक दी नहीं। तो हमारे तो हम तो सबकी बात कर रहे हैं, हम तो योगी सरकार से पूछना चाहते हैं। एमपी में क्या है? एमपी में 18 से लेकर 33 साल की एज होती है, हरियाणा में 18 से लेकर 25 साल की होती है और बिहार में 18 से लेकर बिहार में भी 25 साल तक की होती है। और यूपी में आप 22 साल की एज दे रहे हो। 3 साल से कोरोना में गए और उसके बाद अभी तक कोई एग्जाम नहीं। 2024 में भी इनका एग्जाम लीक हो गया था, उसके बाद इन्होंने कैंसिल कर दिया और अभी तक आप देखिए आप सड़कों पर कैसे युवा उतर गए हैं और कैसे वो अपनी बातें बोल रहे हैं कि कैसे उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। आपको एक भली भांति पता होगा 15 दिसंबर 2025 को 15 दिसंबर को जब माननीय योगी जी अपना जनता दरबार लगाते हैं तो वहां पर युवा गए थे। उन्होंने अपनी चिट्ठी दी थी कि साहब आप 3 साल का एज इलेक्शन बढ़ा देना, पर अब पता चला कि एज इलेक्शन कुछ बढ़ाया ही नहीं। चलिए जवाब ले लेते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं, अवधेश जी हमारे साथ हैं। जी चलिए अवधेश जी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए मुझे तो हंसी आई थी, निखिल भाई बोल रहे थे तानाशाही सरकार है, अन्याय हो रहा है, सभी को साथ रहना चाहिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ओबीसी के साथ अन्याय हो रहा है। निखिल जी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बनकर बैठे कि सभी के साथ अन्याय हो रहा है। पहले ये निश्चित करनी चाहिए कि भाई अखिलेश यादव सही है कि आप सही है। पहली बात हमारी पार्टी के सभी साथ अन्याय हो रहा है निखिल जी, ठीक है। दूसरी बात आप कह रहे हो कि ओबीसी, तो मैं बता दूंगा कब हुआ था, थोड़ा सुनिएगा, ठीक है। 2016 में पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली थी पूजा जी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। उसमें जल निगम में भी निकली थी। उसमें पूरी तरह से ये जांच जब हुई, उसकी टैग रिपोर्ट आई थी, उसमें ये पाया गया पूरी तरह से जो लिखियां होती है उसमें भ्रष्टाचार पाया गया, भाई भतीजा बाद उस लिखियों में पाया गया। दूसरा, इसी चक्कर में जो उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का उस समय अध्यक्ष थे उत्तर प्रदेश में अनिल कुमार यादव जी, उनको सस्पेंड किया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आधार पर। सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि उन्होंने जो नियुक्तियां की गई थी वो भाई भतीजेवाद के आधार पर नियुक्तियां की गई थी, भ्रष्टाचार किया गया था। और मैं बताऊं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में 97,000 करोड़ का घोटाला किया था केवल भर्ती घोटाले में, केवल ये ऑन रिकॉर्ड है पूजा जी। आज ये कह रहे हैं वो हो रही है मतलब हो रही है, लेकिन मैं 2025 में 32,000 छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है, 32,000 युवा ओबीसी छात्रों को। और मैं बताऊं टोटल आपको अब तक जो है पूरी तरह से इसमें जो आपको मैं बता देता हूं थोड़ा, 2015 की तो मैंने बता दिया। इसमें पूरी तरह से जो ओबीसी समाज के बच्चों का जो उत्थान हो रहा है इस समय, ओबीसी नीति हम तो सबका कर रहे हैं, लेकिन बात जो कर रहे हैं अखिलेश यादव के ओबीसी समाज के बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। यहाँ किसी के साथ अन्याय नहीं हो रहा। यहाँ जो भर्तियां निकली हैं पुलिस की, उसमें जो जनरल बच्चे हैं जो बेचारे इंतजार कर रहे थे उनकी मांग की जा रही है। उसमें भाजपा के विधायक भी मांग कर रहे हैं कि भाई उनमें जो है आयु सीमा बढ़ा दी जाए, क्योंकि हक सबका है। हमारा जो काम है सबका साथ सबका विकास, सबको विश्वास में लेकर चलने का, एक परिवारवाद के लिए काम नहीं करना है हमें, एक समाज के लिए काम नहीं करना है हमें। सबको पता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी एक विशेष वर्ग का ही काम होता था, छात्रवृत्ति आती थी, एक विशेष वर्ग को छात्रवृत्ति मिलती थी, फर्जी कागजों में मदरसे चलते थे, उनका जो पैसा आता था जो गरीब मुसलमानों के लिए लगना था वो वहां जाता था मदरसों में। यही काम समाजवादी पार्टी कर रहा है। आज जब उत्तर प्रदेश का चहुमुखी विकास हो रहा है भाजपा सरकार माननीय योगी जी के जी, सबको तो खुद इस बात का। चलिए अब मैं शशि जी वापस आपके पास आना चाहूंगी। हमने दोनों प्रवक्ताओं की बात सुन ली, दोनों ने अपनी अपनी बात कह भी ली, अपने अपने पार्टी के बारे में बता दिया, लेकिन अब हम राजनीतिक समीकरण पर थोड़ा आते हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की राजनीति की इन दिनों बात करते हैं तो सिनेरियो जो बन रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर अलग बैठक जो है ब्राह्मण विधायकों की चल रही है, अलग जो बैठक चल रही है वो क्षत्रिय समाज के ठाकुर जो हैं समाज की उनकी चल रही है,
एक तरफ इस तरह की राजनीति हो रही है, यहां पर बीजेपी जो है अपना ये कह रही है कि वो सबका साथ सबका विकास करेगी, लेकिन जातीय समीकरण से वो कहीं पर भी अलग नहीं है। एक हार्ड मैसेज जो है वो भी जो है पंकज चौधरी जी की तरफ से दिया गया था कि इस तरीके की किसी भी बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिस तरीके से अलग अलग धर्म जातियों के लोग जो बैठक कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव पीडीए के साथ पीडीए प्लस की राजनीति कर रहे हैं, यानी जो पीडीए के साथ साथ और भी जो जाति धर्म के लोग हैं उनको साथ लेने की बात कर रहे हैं। अब इन दोनों चीजों में कैसे बैलेंस बैठेगा, यहां पर अगर हम बात करें कि पीडीए प्लस की बात, और साथ ही अगर हम बात करते हैं बीजेपी की, तो बीजेपी अगड़े और पिछड़ों के साथ अपने हिंदुत्व के एजेंडे को भी लेके चल रही है। कैसे इन सब में पटरी बैठेगी, कहां देखते हैं आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को? देखिए, अभी तक तो जितनी सरकारों को हमने देखा है, कहीं ना कहीं जातियों का बोलबाला रहा है। वो बिल्कुल इससे नकार नहीं सकते हम कि कभी कभी जब भर्तियां आती थी तो एक ही वर्ग के लोगों का वहां पर सिलेक्शन होता था। जी। इससे हम नकार नहीं सकते हैं। और ये सभी को पता है कि, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन ये सभी को पता है कि वो एक तरफ से एक ही सरनेम वाले लोग वहां पर दिखते थे हम सभी को। तो इससे अलग देखिए, राजनीतिक जो पार्टियां होती हैं निश्चित रूप से उनके अपने सरोकार होते हैं, उनके अपने फायदे नुकसान होते हैं और उनकी अपनी रणनीति होती है। वो सारे समीकरण बैठा करके आगे काम करते हैं। क्योंकि अगर क्या कहेंगे कि अगर सीट में ही नहीं रहेंगे तो काम कैसे करेंगे। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हर ये एक दूसरे को देख करके कहते हैं ना कि गिरगिट जैसा ना रंग बदलने वाली बात होती है। तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को देख करके ही चलते हैं आगे कि अच्छा उसने ऐसा किया तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं कहती हूँ कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी करिए, आप अपने राजनीतिक समीकरण बनाइए, आप अपने फायदे की चीजें करिए, आप अपनी सीट जीतिए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां पर युवाओं की बात होती है, जहां पर युवाओं को रोजगार की बात होती है, जहां पर उनके देश के जो भविष्य है उनकी बात होती है, उनके रोजगार की बात होती है, तो हम जानते हैं कि आज का जो युवा है वो कितना परेशान है रोजगार के लिए। आज ही नहीं, मतलब क्योंकि सरकारें जितनी वैकेंसियां निकालती है, जितनी भर्तियां निकालती हैं, पता चलता है जनसंख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक जो रोजगार के पीछे जो बहुत है तो वह मस्ती है, उसके पीछे कारण क्या है? जनसंख्या का है। अगर जनसंख्या पर काम नहीं करेंगे तो ये जो समस्या है हमारे सामने, ये जस की तस बनी रहेगी कि आप भर्तियां निकालेंगे और उस पर 2 गुना 3 गुना 4 गुना 10 गुना जो है वो जनसंख्या है, तो सीधी सी बात है वो किसी बहुत थोड़े से लोगों के हिस्से आएगी। आप जितनी भी भर्तियां निकालें वो नाकाफी होंगी। तो जितनी भी पार्टियां, मैं सिर्फ यही कहूंगी कि जो भी आप डिसीजन ले रहे हैं या जो भी आप मांग कर रहे हैं, वो युवाओं को का भला सोच करके ही आप मांग कीजिए। और ये जो उम्र सीमा की बात है कि उम्र सीमा जो है वो बहुत बहुत कम रखी गई है, तो ये निश्चित रूप से उम्र सीमा बढ़ानी चाहिए। और कोई वर्ग देख करके उम्र सीमा नहीं तय होनी चाहिए कि अच्छा सामान्य वर्ग का है तो उसकी उम्र, कम उम्र में ही उसको बाहर कर दिया जाए लड़ाई में। उसको भाई लड़ने तो दो, कम से कम वहां तक लड़ाई में उसको शामिल तो होने दो। आप उसको लड़ाई में शामिल हुए बगैर ही बाहर किए दे रहे हो कि नहीं तुम अनफिट हो, तो कम से कम वो उम्र सीमा तो आप वहां तक बढ़ाइए, लड़ाई लड़ने दीजिए आप उनको। कम से कम यहाँ पर तो बच्चों के साथ तो ना भेदभाव करिए, क्योंकि इससे फिर क्या होगा, आप कहते हैं कि नहीं हम सब साथ में हैं, सब है, ऐसा है वैसा है, लेकिन अगर जब आप ये बात करते हैं तो बच्चों के मन में अपने आप ही भेदभाव आ जाएगा। जहां पर आप एक वर्ग को 27 साल दे रहे हैं और एक वर्ग को आप 22 साल में ही खारिज किए दे रहे हैं, तो ऐसे कैसे बात चलेगी। तो मैं कहती हूँ राजनीति अलग जगह है, लेकिन युवाओं की जहां बात हो रही है, रोजगार की जहां बात हो रही है, भर्तियों की जहां पर बात हो रही है, वहां पे कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जी, अवधेश जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? आपको लगता है कि कहीं युवाओं के साथ ये जस्टिस नहीं हो रहा? 2018 नवंबर में भर्तियां निकली थी, उसके बाद अब भर्तियां हो रही हैं और उसमें भी जो है तमाम एलिगेशन जो है वो लग रहे हैं। कैसे देखते, क्या स्टैंड रहेगा? क्या आप मुख्यमंत्री से खुद कहेंगे कि उनको भी थोड़ा कंसिडर करना चाहिए? इनकी कोई सुनने वाले नहीं है। सारे विधायक तो लेटर लिख रहे हैं पर कोई सुनने वाले ही नहीं है, क्योंकि इनके जो खुद ही पढ़े लिखे नहीं है, वो क्या छात्रों की बात समझेंगे। अवधेश जी, आपको आवाज मिल रही है?
लगता है अवधेश जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा हम राजनीति के ऊपर भी शशि जी बात करना चाहेंगे कि मैं अभी निखिल जी ने जो कहा कि योगी जी खुद पढ़े लिखे नहीं, मैं किसी पार्टी का समर्थन नहीं कर रही हूँ, लेकिन शायद निखिल जी को पता नहीं होगा कि योगी जी की शिक्षा दीक्षा कितनी हो रखी है। तो मेरे ख्याल से इस बारे में पता करना चाहिए, क्योंकि वो देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जब भी तो हैं। मैम इतने और पेपर्स लीक हो रहे हैं यूपी में। तो पढ़ा पेपर को ये सरकार उसमें कौन से पेपर कर तो 2017 नहीं, से लेके उसमें अब तक उसमें आपको नहीं पता है कितने पढ़ने पेपर लीक से हो गए हैं? उसमें पढ़ने और नहीं पढ़ने से पेपर लीक नहीं नहीं होता है। नहीं, आपको पता है आप उनके उसको पास क्या कैसे केस जोड़ लिए रहे गए हैं? हैं? आप उसको कैसे जोड़ रहे हैं? आपने कहा कि वो पढ़े लिखे आपको खुद नहीं, उनको पता सब नहीं है। पता है मैम? आप किसी के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं आपको तो पता पहले है उसको कितने पता, उनके पेपर्स लीक बारे में हुए हैं? पता तो कम से करिए। कम 9 पेपर वो लीक मुझे भी हुए हैं। पता और है, अभी तक मुझे कौन भी सी पता भर्ती है, हुई है? क्योंकि आप क्योंकि बोल लीजिए पहले, आप अधिकारी बोल जो लीजिए। होते हैं, और अधिकारी जो होते हैं जो भ्रष्टाचार करते हैं, वो कोई मुख्यमंत्री नहीं करता। जो भ्रष्टाचार अधिकारी होते हैं वो संलिप्त होते हैं और उनको सजा भी मिलती है। लेकिन जहां पर आपने ये बात कही, मेरा ऑब्जेक्शन इस बात से है, जो आपने कहा पढ़े लिखे नहीं, उनको क्या जानकारी। तो मेरे ख्याल से आपकी जानकारी नहीं है कि वो कितना पढ़े लिखे हैं। तो पहले अपनी जानकारी दुरुस्त करिए कि योगी जी जो मुख्यमंत्री जी हैं वो कितना पढ़े लिखे हैं। और रही बात जो पेपर लीक की बात मैं कर रही हूँ, पेपर लीक हर सरकार में हो रहा है, हर उसमें हो रहा है। तो इसके जो दोषी हैं उनको सजा मिलती है, लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ कि उसमें सजा का प्रावधान इतना कड़ा हो जाना चाहिए, इतना सख्त हो जाना चाहिए कि आगे से कभी भविष्य में जो इन सब चीजों में संलिप्त रहते हैं वो हिम्मत ही ना कर पाए ऐसा काम करने का। जी जी आप बोलिए खत्री जी। खत्री जी अब बोलिए। आप मैम मुझे 2 मिनट दे दीजिए। मैं बीजेपी प्रवक्ता भी और माननीय जी हमारे हैं, इनकी जो दो सबसे पहली बात मैं यूपी के मुख्यमंत्री जी के बारे में बता देना चाहता हूँ कि अगर वो इतने पढ़े लिखे होते मैम तो क्या कहते हैं अभी तक क्या रोज छात्र अभी तक कैसे आंदोलन दे रहे होते हैं? और दूसरी बात, आप एक भी भाषण बता दीजिए माननीय योगी जी ने कोई एक भी भाषण इंग्लिश में दिया हो। चलो ठीक है, आप योगी जी की बात हम खत्म करते हैं इस पर, क्योंकि इस पर बिल्कुल आप सुनने हो, आज तक योगी जी ने कोई भी अंग्रेजी में भाषण नहीं दिया है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, अभी भाजपा के जो प्रवक्ता बोल रहे थे कि हाँ हाँ बिल्कुल हम बोलते हैं, आप कहां से कहां लेके जा रहे हैं निखिल जी? आप ना कहीं से कहीं और लेकर जा रहे हैं। अभी बीजेपी प्रवक्ता ने क्या कहा, मैं बिल्कुल फैक्ट पर आ रहा हूं, मैं बिल्कुल फैक्ट पर आ रहा हूं। आप मुझे 1 मिनट तो दीजिए मैम, आप मुझे 1 मिनट दीजिए। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने पीडीए की बात की, तो हमारे नेता श्री अखिलेश ने पीडीए की बात के साथ साथ सवर्णों की बात की थी। एक बार अवधेश जी से बात कर लेते हैं, 1 सेकंड। अब आपकी बात क्या पढ़े लिखे का पैमाना अंग्रेजी में भाषण देना होता है? आप नहीं, भारत देश में रह रहे हैं जहाँ की भाषा नहीं हिंदी है। निखिल जी आपकी बातों का कोई सरपैर नहीं समझ में आ रहा यहाँ पर, आपकी बातों का कोई सरपैर समझ में नहीं आ रहा। आप तो मुझे बोलने नहीं दे रहे बिल्कुल भी। हाँ, आपकी बात सब समझ रहे हैं, आप कहीं की कहीं और बात लेकर जा रहे हैं। अभी आपसे हम बात किसी और मुद्दे पर कर रहे हैं। अवधेश जी आप भी पूरी 1 सेकंड रुकिए निखिल जी। अवधेश जी आपका हम लोग वीडियो नहीं देख पा रहे, आप फोन लाइन पर हैं, प्लीज आप अगर पूरी कॉन्वर्सेशन सुन रहे हैं प्लीज उसका जवाब दीजिए। देखिए पूजा जी, मैं तो एक बात कहना चाहूंगा, मैं आवाज सुनो, पता नहीं कैसे डिस्कनेक्ट हो गया फोन में मेरा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे निखिल भाई को नॉलेज नहीं है मुझे लगता है, ये बार बार कह रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, देखिए यदि बात चल रही है किसी व्यक्ति की, सभी युवाओं के साथ को लेकर चलने की बात चल रही है। अखिलेश यादव जी को ओबीसी समाज दिख रहा है, दिखना चाहिए, सबकी बात कीजिए ना। ये तो रोजगार की बात है भाई। कोई भी युवा है यदि वो पढ़ाई करके कॉलेज से निकलता है तो उसकी सबसे पहली इच्छा ये होती है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाए। उसमें भी आप भेदभाव कर रहे हो कि ये ओबीसी है ऐसे, हम तो नहीं कर रहे। हम तो ये कह रहे हैं जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं जो 3 साल से इंतजार कर रहे हैं, मान के चलिए हम पूजा जी, तो उसकी जो उम्र है उसको थोड़ा बढ़ा दिया जाए ताकि जो बेचारे ने मेहनत की तो सफल हो सके वो उसमें। अब ये बात कर रहे हैं ओबीसी की, इन्होंने तो किसी के साथ अच्छा नहीं किया। मैं बता दूं आपको, मैं भूल गया था पहले, ओबीसी में आपको इसमें जो है लगभग ये लगाइए 2 लाख से ज्यादा 2 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है यूपी सरकार ने। टोटल 85 लाख ऐसे रोजगार मिले हैं जिसमें आधे ज्यादा ओबीसी समाज, एससी समाज को रोजगार दिया गया है। और मैं बताऊं आपको, अभी पिछले 8 साल में 1.5 लाख ऐसे ओबीसी स्टूडेंट रहे हैं जिनको कंप्यूटर की शिक्षा दी गई है यूपी बीजेपी सरकार ने द्वारा उसके। आप ये कह रहे हैं कि किसी के नहीं है, इनको चक्कर ये है, कुछ और नहीं है। जब कोई अच्छा काम होता है तो विरोध करने की आदत बन गई है। अभी आप देखिए संभल में एक मस्जिद को तोड़ा जाता है, अपने आप तोड़ते हैं वहां के लोग, ठीक है, तो कहते हैं वो तो न्यायालय का आदेश था इसलिए वो तोड़ नहीं जा पाया वहां पर। और यही बात यदि हरिहर मंदिर पर हुई थी, हरिहर मंदिर को जब सर्वेक्षण करने गई थी टीम, वो भी कोर्ट के आदेश पे गई थी, उसका विरोध कर रहे थे। तो कहने का मतलब ये है जो अच्छा काम होता है उसकी ये कहीं ना कहीं हर जगह विरोध करते हैं, कोई भी कार्य हो। और ये यूपी की जनता अच्छी तरह जान चुकी है। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी
इनकी सरकार में केवल एक विशेष वर्ग का ही विकास हुआ था, उसी के लिए सब कुछ योजनाएं आती थी। आज उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार है, जो भी योजना राज्य की हो या केंद्र की हो, वो सबको बराबर मात्रा में मिल रही है। किसी भी वर्ग से कोई भी भेदभाव भाजपा सरकार नहीं कर रही है, उत्तर प्रदेश हो या भारत में हो। जी निखिल जी, आवाज मिल रही है आपको? आप एक तरफ जो एलिगेशन लगा रहे हैं कि जो आरक्षण है वो कम कर दिया गया ओबीसी वालों के लिए, दलित वालों के लिए, तो आपको बता दूं कि आरक्षण तकरीबन 60% है, जिसमें अनुसूचित जाति को 21%, अनुसूचित जनजाति को 2%, ओबीसी जो है वो 27% है, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको 10% का जो आरक्षण दिया जा रहा है। ये प्रस्तावित आरक्षण है सरकारी नौकरियों में उत्तर प्रदेश में। इससे ज्यादा क्या चाहिए? कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा जिस पीडीए के फॉर्मूले के ऊपर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी चल रही थी, इसके बाद आरक्षण के बाद वो पीडीए वाला फॉर्मूला जो है उसकी हवा निकल जाएगी? मैम मुझे खाली 2 मिनट दीजिए, मैं बिल्कुल टॉपिक पर ही बोलता हूँ। नहीं, टॉपिक आप कहीं से कहीं ले जाते हैं, आप टॉपिक कहीं से कहीं ले जाते हैं। नहीं, अभी बात जी मैम, सबसे पहली बात, अभी हमने सबने देखा, अभी आपको 1-1.5 हफ्ते पहले जैसे ज्ञात होगा कि कैसे इन्होंने मतलब पिछड़ों के उसमें कैसे लेखपाल में पहले घपलाबाजी की आरोप कर रहे हैं। और मैम बात एग्जाम की है तो मैम हम तो खाली पूछना चाहते हैं, हम थोड़ी ना विरोध कर रहे हैं एग्जाम्स का। मैम जो छात्र हैं, जो बच्चे हैं, वो विरोध कर रहे हैं ना एग्जाम का, तो कम से कम भाजपा उनकी तो बात सुने। जो टीचर्स बच्चों को कोचिंग देते थे, वो आज सड़कों पर है। एक अलग चीज है। मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ कि जो प्रस्तावित आरक्षण है वो 60% है, क्या इससे समाजवादी पार्टी को पीडीए वाले फॉर्मूले पर, पीडीए प्लस वाले फॉर्मूले पर क्या आपको खतरा लग रहा है? इतना सा सवाल है। क्या आपने पीडीए वाले फॉर्मूले पर समाजवादी पार्टी टिक कर रहेगी, या जैसे शिवपाल यादव कह रहे हैं ब्राह्मणों आप भी आ जाओ, आपको भी यहाँ पर जगह मिलेगी, या बाकियों को भी आपको लगता है कि आपको बाकी जातियों की भी जरूरत पड़ेगी, या पीडीए के दम पर जो है आप लोग आगे चलेंगे? इतना सा सवाल है बस। मैम ठीक है मैम, खाली 1 मिनट मैम। आप मैम एक बात बताइए, अभी तक पीडीए समाज मैम बीजेपी से बिल्कुल हट चुका है, क्योंकि पता है कि पीडीए समाज को पता लगा कि बीजेपी कभी इनके साथ नहीं है। अब जो मैम इन्होंने जो सवर्णों में जो 22 ईयर की एज कैटेगरी दी है, तो मैम सवर्णों को भी पता लग गया कि बीजेपी उनके साथ में नहीं है। अब वो मैम पीडीए के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन्हें पता है कि बीजेपी किसके साथ नहीं। 27 में पूरी जनता, पूरा पीडीए समाज, पूरे स्वर्ण सभी इनको उखाड़ फेंकर यूपी से बाहर फेंक देंगे। चलिए हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं। इनसे बड़ा परिवारवाद कौन है? अमित शाह जी के लड़के क्या है, जय शाह जी, जिस पर अभी इतना बड़ा बवाल हो गया आईपीएल का, तो हम तो पूछना चाहते हैं कौन? चलिए ठीक है। अब शशि जी के पास मेरा सवाल है। जी, सुन ली आपकी बात, सुन ली इसका। शशि जी, अब आपने जो बात सुनी है, आपने अखिलेश जी की भी, अवधेश जी की बात भी सुन ली और निखिल जी की भी बात सुन ली है। अब यहाँ पे मेरा जो सवाल है, ये जगजाहिर बात है, इलेक्शन में जो कि आंकड़ा निकल कर आया है कि जो पिछड़ा ओबीसी वर्ग था उसका वोट बैंक खिसका था, जिसका समाजवादी पार्टी को फायदा पहुंचा था लोकसभा चुनाव में। अब क्या इसी पर वर्कआउट करते हुए इस तरह के प्रस्तावित आरक्षण नौकरियों में दिए जा रहे हैं, इसीलिए उनको लुभाने की कोशिश की जा रही है, और यही खतरा जो है समाजवादी पार्टी के लिए? शशि जी। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सरकारों को फूक करके कदम रखना पड़ रहा है, क्योंकि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कोई भी सरकार हाथ नहीं डालना चाहती है, और कहीं ना कहीं ये सीटें बढ़ाने का और घटाने का बहुत बड़ा फार्मूला है। इसलिए कोई भी जो भी पार्टियां हैं वो इन पर छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहती हैं। लेकिन जहां तक अभी इस मुद्दे की बात है, तो अभी मैं निखिल जी की बात कर रही थी, जैसे टॉपिक पर रहना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं वहां पर उस मुद्दे पर रहना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कि योगी जी हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। योगी जी ने आप बता दो कि पहली बार कहीं उन्होंने इंग्लिश में भाषण दिया हो, तो ये कोई पैमाना नहीं है किसी के पढ़े लिखे होने का। बात पहले आपने चालू की थी, मैं टॉपिक पर ही था, बात आपने चालू की थी, मैं बिल्कुल टॉपिक पर था। नहीं, क्या मैंने टॉपिक पे क्या टॉपिक छेड़ा था कि योगी जी पढ़े लिखे नहीं? मैम क्या आपने एक बार ये नहीं बोला कि योगी नहीं, ये तो अंग्रेजी बोलना कोई क्राइटेरिया नहीं है। यहाँ पे हम सब आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं, डजंट मीन कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं है, कि आप पढ़े लिखे नहीं है, कि कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अंग्रेजी में भाषण देना एक अलग चीज होती है, और दूसरी बात यह है कि अंग्रेजी अपने देश की जिनकी होगी हमारे देश की मातृभाषा है। जी शशि जी, समय कम है, आपसे 2 लाइन में आंसर चाहूंगी। जी, जो अंग्रेजी बोलना ये क्राइटेरिया बता रहे हैं, ये बहुत लोगों पर लागू होता है। क्राइटेरिया नहीं बोला मैंने इससे पहले एक बात बोली थी, कैसे हर उसमें पेपर लीक और कैसे छात्र हमेशा। शशि जी आखिरी का 1 मिनट है। शशि जी आखिरी का 1 मिनट।
पेपर लीक होना अलग मुद्दा है, लेकिन पढ़ा लिखा होना अलग मुद्दा और अंग्रेजी में भाषण देना, अंग्रेजी में बात करना अलग मुद्दा है। हम बात कर रहे थे यहाँ पे युवाओं की बात कर रहे थे, भर्तियों की बात कर रहे थे, और हम बात कर रहे थे कि सरकारें आरक्षण की बात जो है कि उसको नहीं छेड़ती हैं। लेकिन अभी ये मुद्दा है कि अभी जो भर्तियां आई हैं उस पर शायद अभी जो मुख्यमंत्री जी हैं शायद उनके संज्ञान में ये बात नहीं आई होगी, और इसीलिए शायद उनके जो सांसद है और जो उनके नेता है उन्होंने लेटर लिख करके उनको अवगत कराया है। क्योंकि देखिए जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र होता है, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां होती, हो सकता है उन तक ये बात नहीं पहुंची और संज्ञान गया है। मेरे ख्याल से इस पे कुछ जो है वो सकारात्मक खबर ही आएगी, और हम सब यही चाहते हैं कि सभी युवा जो है वो इस जो भर्ती आई है इसका लाभ उठाएं और उनको इसका फायदा मिले। जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया शशि जी, निखिल जी, अवधेश जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, इस पूरी चर्चा के लिए। तो अगड़े और पिछड़ों की इस पूरी राजनीति में बीजेपी अपने तमाम ताने बाने बुन रही है, तमाम चीजें जो है वो अलाइन कर रही है, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम बात करें 2026 का ये साल उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों का साल है, इसीलिए बीजेपी किसी भी तरीके से किसी भी तरीके के वोट बैंक को खिसकने नहीं देगी। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो पूरी जातियां जनजातियां आती हैं, एससी एसटी है, ओबीसी है, पिछड़ा वर्ग है, इनमें सिर्फ जो गैर जाट की बात करते हैं उन पर पूरा फोकस जो है बीजेपी का है, और इसको बीजेपी चूकेगी नहीं। रहे अगाड़ियों की बात तो उनको भी अलाइन करने की कोशिश की जा रही है, उनको भी साथ लेकर चलने की कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए एमएच1 न्यूज।